बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। मरहूम अरशद शरीफ का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस की समाअत, उनकी वालिदा की मुद्दई बनने के लिए भी दरखास्त। अरशद शरीफ साहब के कत्ल से जुड़े तल्ख सवालों के जवाबात क्या मिल पाएंगे? अदालत की कार्रवाई पर क्या हुआ और कैसा रहा? इस पर आमिर मतीन साहब का तजिया शामिल करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। सदर आरिफ अलवी और इसाक डार साहब की मुलाकात मईशत के बारे थी या फिर किसी दरमियानी रास्ते के लिए, इस पर बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की हालिया लहर, बन्नू में 2 लर्ज़ाखेज वाक़यात, जानने की कोशिश करेंगे दहशतगर्दों का असल हदफ है क्या, पुलिस और सूबाई हुकूमत आखिर क्यों खामोश है, इस पर बात होगी। सबसे पहले आमिर साहब, अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और प्रोसीडिंग हुई। हुकूमती GIT मुस्तरद हो गई है। हमें नजर आ रहा है बाकायदा तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना एक वाइटल रोल इसके अंदर प्ले कर रही है। जी, बड़ी खुशाइन बात है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया है और हुकूमत से कहा है कि वो अपने जुडिशल कमीशन के लिए नाम दें। कल वो नाम देंगे। उस पर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे कुछ लोगों को ये गौर करने की ज़रूरत होगी कि कौन से नाम देते हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल था, मेरा ये ख्याल था कि अदालत ख़ुद अपनी निगरानी में नाम चूज़ करेगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट का डे 1 से जब से अरशद की शहादत हुई है, इनका एक बड़ा बाइस्ड रहा है, इनका पार्शल किस्म का रोल रहा है। पहले सबसे मरियम बीबी ने जो ट्वीट की वो बहुत बैड टेस्ट में थी। उसके बाद जो है फिर बयाना जो आते रहे राना सनाउल्लाह के कि वो उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था और उनको किसने पता करें किसने दौड़ाया। और उसके बाद अब जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना, तो गवर्नमेंट के जो पहले भी लोग भेजे हैं और जो रिपोर्ट आई है उसमें गो के कुछ डेयरिंग बातें हैं, मगर काफ़ी इस तरह की बातें भी हैं जिस पे हम भी कॉन्टेस्ट करते हैं, उनका ख़ानदान भी कॉन्टेस्ट करता है कि वो जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं नज़र आ रही। तो अब पता नहीं गवर्नमेंट में ये इतना हौसला है और ये सही नाम देते हैं कि नहीं देते। आई एम श्योर कल सुप्रीम कोर्ट ये इन नामों को भी जांचेगी और सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पे ये वैसे कहा है कि आप इंडिपेंडेंट माइंडेड हों, वो लोग हों जो, क्योंकि इसके सबूत बाहर मुल्कों से भी आने हैं कि जो बाहर और UN से भी कांटेक्ट किया जा सके, जिनका तजर्बा हो फॉरेंसिक्स का कि बाहर से शहादतें कैसे इकट्ठी करनी है। मगर अभी वो नाम इनका माजी देखते हुए जो है ये जिस तरह लटकाया जाता रहा, तो ये पता नहीं, इस पे एक तशवीश है। दूसरी जो एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि ये रिपोर्ट जो है अदालत ने कहा गो कि ये नामुकम्मल है, ये जो है FIA की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, मगर उन्होंने कहा इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। सो अब ये एक ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। तीसरा जो सबसे अहम है जिस पे हमारी सबकी नज़रें हैं कि अरशद शरीफ की वालदा आज अदालत में पेश हुई और उन्होंने एक अपनी अर्ज़ी पेश की वहाँ पे। तो ये देखना होगा कि अदालत ने ये कहा तो है कि उसको उनका बयान रिकॉर्ड करें और उसको हिस्सा बनाएं। अब ये देखना होगा कि वो FIR, क्योंकि FIR के ऊपर एक वायलेशन की गई है कि उसमें ख़ानदान के वारसीन के होते हुए पुलिस की मदयत में वो FIR जमा करा दी गई और उस पर हमें भी बड़ा एतराज़ है, उनके ख़ानदान को भी बड़ा एतराज़ है और उसका जिक्र उन्होंने एप्लीकेशन में भी किया हुआ है। हमारा ये ख्याल था कि अदालत इस बात को पूछेगी उनसे कि जनाब आपने किससे पूछ के अपनी मदयत में कराया है, मगर अदालत ने उसको दरगुजर किया। अब ये देखना है कि जो उन्होंने नाम दिए हुए हैं एप्लीकेशन में, वो पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह के नाम FIRओं में दर्ज करने का कोई रवायत नहीं है, मगर पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के वाक़यात भी नहीं हुए हैं कि रेड लाइंस क्रॉस की जाएं और लोगों को जो है नंगा किया जाए, मारा पीटा जाए और इस तरह के इल्ज़ामात भी नहीं लगे कि जी लोगों को अरशद शरीफ का कत्ल करने में, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में है, इसके अंदर जो चीज़ें दर्ज हैं कि ये बिल्कुल कैलकुलेटेड असैसिनेशन अटैम्प्ट था और ये इसके अंदर ट्रांसनेशनल इसकी प्लानिंग हुई। उसके बाद ये कहा गया कि बिल्कुल यहाँ से उसको जानबूझ के दौड़ाया गया, FIR जमा करवा के उसको डराया गया, फिर दुबई से उसको कीनिया दौड़ाया गया और दुबई से जब उसने 3 दफ़ा कोशिश की कि उसका दुबई का वीज़ा लग जाए तो वो रिजेक्ट हुआ
हालांकि वो मुतअद्दिद दफ़ा दुबई जा चुका हुआ था, वजह नहीं समझ आती, मगर वो इस रिपोर्ट में इस बात का बताया गया जिक्र है कि वो कोई रोक रहा था, कोई प्लान कर रहा था, नाम नहीं लिया मगर उन्होंने पूरे इशारे दिए। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो डेयरिंग बात की हुई है उन्होंने, जो हमारा भी ये कहना था कि अरशद शरीफ के जो 16 FIRs थी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, पशीन से लेके हैदराबाद, कराची, तो उन मुद्दई लोगों को बुलाया जाए, SHOs को, कि कैसे उन्होंने, क्योंकि FIR एप्लीकेशन जब आती है, FIR वो स्टेज होती है जहाँ उसको आप क्रेडिबल समझते हैं और उसकी लवाजमात होती हैं वो पूरी करनी होती हैं, तो लवाजमात के बगैर जो है वो कर ली गई, तो मुद्दईयों को बुलाया जाए। तो इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सिर्फ 2 मुद्दई पेश हुए। एक कराची के मेमन गोट के SHO थे, अतीकुर रहमान उनका गलबन नाम था, वो पेश हुए और उन्होंने एजेंसी का नाम लिया कि जी मुझे एजेंसी के दफ्तर में बुलाया गया और उसको मुझे इंस्ट्रक्शंस थी SP मुलीर जो है ये इरफान बहादुर साहब। अब ये इरफान बहादुर साहब का एक बड़ा एक ख़तरनाक बैकग्राउंड है। क्या है बैकग्राउंड? ये है कि इरफान बहादुर जो है अखबारों में छपता रहा है, ये बहुत ज़्यादा उनके जो कराची के सिंध के किलर स्क्वाड का हिस्सा है, अखबारों में उनके मुतल्लिक चलता है। ये बड़े अपनी तरफ से चुलबुल पांडे बनने की कोशिश करते हैं। राव अनवार के ये नंबर 2 थे, अब अच्छा। राव अनवार की जगह इन्होंने ले ली हुई है। तो अरशद शरीफ को जो ख़ास तौर पे बुलाया जा रहा था मुदीर थाने में, जहाँ पे ये SP हैं और यही FIR दर्ज करवाने में पेश थे, तो ये फिर इस बात पे शक होता है कि शायद उसके साथ भी कोई वो जो इनका एक ख़ास स्पेशलाइजेशन है कि किलर कॉप की, तो वो उस पर इम्प्लीमेंट तो नहीं करने जा रहे थे। क्योंकि पशीन में जब अरशद को बुलाया गया था, FIR दर्ज हुई थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रिट जमा करवाई थी, पिटिशन की थी कि जनाब ये 16 जगह से है, जिस पे इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि ये हर जगह से नहीं FIR की जाएगी, सारी FIRs को इकट्ठा करें। पर वहाँ इस बात का जिक्र हुआ था कि पशीन में जब बुलाया गया तो साथ में उनको ये मैसेज कन्वे किया गया था कि आप यहाँ तो जाएंगे पशीन, शायद वापस ना जा सकें। तो उनको ये FIR जो कराई जा रही थी, उनको इस्लामाबाद से बहरहाल यहाँ पे ज़रा सेफ्टी थी, बाहर बुलाया जा रहा था। और इस बात का उन्होंने ख़ुद भी अपने वीलॉग्स में जिक्र किया, उनको अपनी जान का ख़तरा था कि एक प्लान बना हुआ है, हैचेड जॉब चाहे थी जो भी था, मगर वो उनकी जान को ख़तरा था। वो वीलॉग करते रहे। उसके बाद उन्होंने ख़त लिखे वहाँ से पाकिस्तान की सारी अहम शख्सियात को लिखे। उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा, वज़ीर आज़म को लिखा, वज़ीर दाखिला को लिखा, वज़ीर दिफा को लिखा, आर्मी चीफ को लिखा, IC हेड को लिखा, 15 लोगों को उन्होंने खतूत लिखे कि मेरी जान को ख़तरा है और एक प्लान बनाया गया है, दोबारा इसके लिए कुछ किया जाए, जो कि कुछ भी नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि मजाक उड़ाया जाता रहा। इवन कि उसकी शहादत के बाद ये मजाक उड़ाया जाता रहा। चलिए हम इस पे मजीद कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब हमें प्रोग्राम मुकाबले में ज्वाइन करने के लिए। जी आमिर साहब। जी पहले फवाद से सियासी बात भी करेंगे, मगर क्योंकि अरशद का जिक्र हो रहा है तो फवाद आपका भी बड़ा ताल्लुक था अरशद से ज़ाती हैसियत में भी। ये जो आज की प्रोसीडिंग्स हैं, आप कितने पर उम्मीद हैं कि ये गवर्नमेंट जो जुडिशल कमीशन के नाम देगी तो ये क्या क्रेडिबल नाम दे पाएगी? जी पहली बात तो ये आमिर जी के देखें, पाकिस्तान में 1867 से ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो चल रहा है और 150 साल से यही लॉ है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी कहने के ऊपर पर्चा दर्ज होता है। अब यहाँ पे जो कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, इसने इमरान खान के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और अब अरशद शरीफ के ऊपर ये 150 साल पुराना कानून ही पहले तो तब्दील हो गया है कि हुकूमत कंप्लेनेंट के बात को इग्नोर करके अपनी मर्जी से पर्चा करा रही है। सो पहले तो ये अजीबोगरीब बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें किसी और के इत्मीनान की कोई अहमियत नहीं है, इसमें अहमियत है अरशद की वालदा के इत्मीनान की। उनको कैसे इत्मीनान होता है, वो कैसे इस प्रोसीडिंग्स को देख रही हैं। अपरेंटली अभी तक तो वो उस पर मुतमईन नहीं है, तो जब वो मुतमईन होंगी तो देखेंगे, अभी तक तो वो मुतमईन नहीं। वो आज जो अदालत ने ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि क्योंकि ये क्रिमिनल मामला है तो इसलिए हम खुद जुडिशल कमीशन के नाम नहीं कर रहे और उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिए। हमारा और अरशद शरीफ के ख़ानदान का बड़ा एतराज़ रहा कि गवर्नमेंट के नाम से बेहतर था कि अदालत अगर
खुद नाम तजवीज़ कर लेती तो सिर्फ इंडिपेंडेंट कहने से नहीं होता, गवर्नमेंट वो नाम नहीं दे पाएगी क्योंकि तफ्तीश में इनका बड़ा पार्शल रोल रहा है। वो तो खैर वो कहते हैं ना, हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो जिनके ऊपर जो एतमाद नहीं है उन्हीं को कहा जा रहा है कि वो तफ्तीश कराएंगे, तो मुझे नहीं पता वो कैसे कराएंगे। मेरा तो ख्याल है कि ये मामला बढ़ेगा और ये जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है इसमें ये ऐसे ख़त्म नहीं हो जाना। बड़ी जिस तरीके से ये ख्याल है कि बस 1-2 पेशियों के बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, आगे चले जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होना। नहीं, मगर इसमें क्योंकि वकील भी हैं तो आपसे लीगल मैं ओपिनियन चाह रहा हूँ कि ये क्योंकि मुद्दईयत में अपनी पुलिस ने कर लिया, अब उनकी वालदा ने एप्लीकेशन दी है तो नई एफआईआर तो नहीं होगी, तो क्या ये जो एफआईआर है जिसमें कि हालांकि वो टोटली खत बंद करके उन्होंने अदालत को दिया, मगर वो मार्केट में नाम आए हुए हैं कि वो इसकी फ़ौज की हायरार्की के भी नाम हैं और भी लोगों के नाम हैं कि इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, तो क्या ये हो पाएगा? देखें जी, मसला ये है कि ये यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा और जिस किस्म के हालात हैं उनमें ये नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कितनी देर नहीं हो पाएगा। सवाल ये है कि ये मामला जो है वो कितनी देर और आगे कंटिन्यू करेगा और ये मामला जो है इसको ख़त्म ये हो जाएगा इस तरह से ना करने से ख़त्म नहीं होगा। इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू और मेरे नज़र में अब तक जो हैंडलिंग हुई है वो बहुत मीडियोकर है और जो फैमिली है अरशद शरीफ की उसको जब तक वो मुतमईन नहीं होते हैं उस वक्त तक ये मामला ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। चौधरी साहब, आप सियासी मामलात पे आते हैं। आगे ये बयान दिया गया था कि 20 दिसंबर तक जो है आप लोग पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अभी इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि इसके अंदर मज़ीद डिले होने जा रही है और परवेज़ इलाही साहब के ख़ास तौर पे जो बयानात और जो डेवलपमेंट हो रही हैं, एक तो आपका एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जनाब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, एक आज ख्याल कास्त्रो साहब ने वहाँ पे हल्फ भी उठा लिया है वज़ीर के तौर पे, आपके एमपी हैं फैसलाबाद से, और वहाँ पे फिर बलीगर रहमान से जो है मुलाकात हो रही है परवेज़ इलाही साहब की और वो कह रहे हैं कि असम्बली बड़ी मजबूत है और वो ओपनली कह रहे हैं कि जनाब मैंने समझाया है, मशवरा दिया है कि इतनी जल्दी ना करें। तो ये 20 तारीख से तो होता नहीं नज़र आ रहा, कब तक ये होने की उम्मीद है अगर इफ एट ऑल इट हैपेंस? देखिए चौधरी साहब 2 बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरा नुक्ता नज़र ये है कि आप तारीख बढ़ा दें, और लेकिन दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान फैसला करेंगे हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब अगर वो दोनों बातों के ऊपर अपनी पे कायम रहे, उन्होंने मशवरा दे दिया है, इमरान खान ने उस मशवरे को कंसिडर कर लिया है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि नहीं हमने रमज़ान से पहले जो है वो नए इलेक्शन करा के हुकूमत अपनी लानी है। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास जाहिर है कि ऑप्शन होगी, वो इमरान खान के साथ चलते हैं आगे या नहीं चलते हैं। सो PMLQ हमारी इत्तेहादी पार्टी है, हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ चले और हमें उम्मीद भी यही है, हमें यकीन भी यही दिलाया गया है। सो आई होप कि जो असम्बली तोड़ने का फैसला है वो उसको बरकरार रखें। आपके जवाब से थोड़ा सा ना उसके अंदर तामुल नज़र आ रहा है कि आपको भी शक है कि परवेज़ इलाही साहब लास्ट मिनट में जैसे PDM से भी बात करके बैकआउट करके आपकी तरफ आ गए थे, तो आप सिर्फ उम्मीद ही है, अब आपको यकीन नहीं नज़र आ रहा कि ऐसा हो पाएगा? नहीं देखिए, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है, लेकिन जो उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है 2-3 ये टीवियों के ऊपर, जाहिर है कि उससे एक सवाल तो पैदा होता है ना कि वो कह रहे हैं कि जी हम रखना चाहते हैं, अब PTI नहीं रखना चाहती। अब जाहिर है कि उन्होंने फिर अपनी पॉलिटिक्स में फैसला करना है ना कि उन्होंने हमारे साथ चलना है। और जो मेरे नज़र में PDA ये जो PMLQ है उसका फ़ायदा यही है कि वो PTI के साथ चले, क्योंकि सिर्फ उसी सूरत में जो उनकी सीटें हैं अगले इलेक्शन में वो महफूज है। अगर वो चलेंगे तो उनको फ़ायदा है और मुझे उम्मीद यही है स्पेशली मोहन इलाही साहब से कि वो ये नून लीग की तरफ नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल आपकी अपनी, मगर मुझे इमरान खान की जो मुलाकात उनकी हुई है PTI चेयरमैन की सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर्स से,
और वहाँ पे उनका ये चल रहा था कि ये तासुर उनको मिला है कि इमरान खान भी राज़ी हैं कि ये 20 दिसंबर से आगे जा सकती है, वो इतनी जल्दी में वो भी नहीं है, और परवेज़ इलाही के मशवरे को उन्होंने भी संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान क्लियर है। आज भी जो सीनियर हमारी मीटिंग हुई है, हम उसमें क्लियर है 20 मार्च से पहले हम नया सेटअप चाहते हैं दोनों से। तो 20 दिसंबर की जो आपने डेट दी थी तहलील होने की, वो अभी तक उस पर कायम है आप? बात यही बनता है 20, 21, 22, इससे आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, लास्टली ये सरवत भी पूछना चाह रही हैं आपसे क्वेश्चन कि सदर पाकिस्तान से आज इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, ये तीसरी मुलाकात है। तो सदर अलवी साहब जो है पहले बड़े एग्रेसिव स्पीचेस भी करते रहे हैं, मगर अब एकदम सडनली सदर अलवी से वो सदर नेल्सन मंडेला नज़र आते हैं कि वो एक लार्जर देन लाइफ उनका रोल आ गया है कि मशहद के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि जनाब हमें बेहतरी करनी चाहिए और कोई ख़तरा नहीं है दिवालिये का या किसी किस्म का। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि अब जो सेटअप आया है वो फ़ौज के अंदर वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं। तो ये जो अलवी साहब का ये एकदम से, तो ये बैक डोर तो नहीं, अब फ्रंट डोर मीटिंग्स हो रही है, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा? पहली बात तो यह है कि आई मस्ट से कि सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान में सदर का जो ओहदे का वकार है उसको बहाल किया है, और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ऐसी शख्सियत मिली है जो कि सदर ममलिकत के किरदार को भरपूर तरीके से निभा भी रहे हैं, और उन्होंने इस ऑफिस की इज्जत में इजाफा किया है। अब जो वो गुफ्तगू उन्होंने की है वो बिल्कुल एक स्टेट्समैन की मशवरे है बात की है, वो अपने ओहदे की को मद्देनजर रख के ही बात करते हैं इमरान खान साहब से। और दूसरी तरफ उन्होंने जो तरीके इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी और अपना जो एक ताल्लुक निभाया है, वो उसके ऊपर भी पीटीआई में भी उनकी बहुत इज्जत में इजाफा हुआ है। जिस स्पेशली जब आर्मी चीफ की समरी थी तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि जब तक इमरान खान इसकी अप्रूवल नहीं करते तो मैं साइन नहीं कर सकता। तो बड़ी उन्होंने हम जो है वो इस तरह अपना कद जो है उसमें इजाफा किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी भी वो बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और उन्हीं को ही लेके आगे चलने में फायदा। ठीक है। अच्छा फवाद शाह साहब, मैं अरशद शरीफ साहब के केस से मुतालिक तो आपसे सवाल करूंगी लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, मगर उससे पहले चूंकि सदर आरिफ अलवी साहब से मुतालिक आप और आमिर साहब बात कर रहे हैं, आरिफ अलवी साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसहाक डार साहब से इलेक्शंस के हवाले से भी उनकी बात हुई है कि अवामी मैंडेट के लिए इलेक्शन वाहिद रास्ता है। इलेक्शन के लिए जो डार साहब से बात हुई है, क्या आप लोग इलेक्शन की तारीख अपनी डिमांड्स पर लेना चाहते हैं, या मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद आप जो मुकर्ररा मुद्दत होगी उस पर इलेक्शन चाहते हैं? लेकिन जी फ्रेंकली हमें इलेक्शन की डेट में प्रॉब्लम नहीं है। आप इलेक्शन 2 महीने बाद करा लें, 3 महीने बाद करा लें, 4 महीने बाद करा लें, 5 महीने बाद करा लें। हमारा कंसर्न ये है कि आप हुकूमत जो है वो कोई हमें बताए तो सही ना कि 5, 6, 7 महीने पाकिस्तान चलाएंगे कैसे। यहाँ पे $65 लाख रिलीज नहीं हो रही एलसी कि हम अपना जो हमारे वहाँ पे आलू मटर प्याज जो है, जो लहसुन जो है वो पोर्ट के ऊपर खड़ा है, वो हम रिलीज करवा सके। पेरिशेबल गुड्स हैं। इकोनॉमी की हालत ये हो गई है। हम जब जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी $16 बिलियन के रिजर्व थे, आज $7 बिलियन से भी कम पे आ गए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत के पास कोई 6, 7, 8 महीने मुल्क चलाने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना। अब 52% इंक्रीज हो चुकी है आपके टेररिज्म के केसेस में। अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं, कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। सो हमें ये सिर्फ रहने का तो नहीं है ना, आप चलाएंगे कैसे वो हमें बता दें। इलेक्शन लेट कराना चाहते हैं, लेट करा लें। सही है। एक सवाल आमिर साहब, लीगल ग्राउंड्स के ऊपर बात करूंगी। फवाद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई है वो काबिल तारीफ जरूर है, मगर वो सिर्फ एक इंडिकेशन है, एक इब्तदाइया है। कानूनी लिहाज से आप क्या समझते हैं कि इस रिपोर्ट में आप सफेद हम सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, ऐसे सुराखों को फिल करना बड़ा जरूरी है। कितना वक्त दरकार होगा इन सुराखों को फिल करने के लिए? क्या ये कभी पुर हो सकते हैं या फिर कभी नहीं ऐसा हो सकता? ये वैसे तो भी फेयर वे ये रिपोर्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी दलेराना रिपोर्ट जो है वो लिखी जाएगी। उसमें जो इदारों के किरदार है उसके ऊपर बड़ी
शराहत के साथ बात की गई है, जिस तरीके से बताया गया है कि किस तरह से ऑफिस में लेके जाया गया और वहाँ पे ज़बरदस्ती पर्चे कराए गए, बहुत बड़ी चार्जशीट है ये तो। और मैं एक्चुअली आई एम रियली वरीड कि ये जो सारे मामलात हैं ये एक कहानी बनेंगे और हमें बहुत नुकसान होगा, बहैसियत मुल्क बहुत नुकसान होगा जिस तरीके से ये केस हैंडल किया गया है। आई थिंक इट्स टेरिबल व्हाट हैज हैपेंड। चल साहब, ये आपने बिल्कुल कहा, ये तशवीशनाक पहलू हैं कि एलसीज नहीं खुल रही, अदरक प्याज लहसुन जो है वो बहुत महंगा हो गया इस वजह से, और सोयाबीन के एलसीज भी नहीं खुल रही हैं, कनोला की नहीं खुल रही हैं, और आपने भी अंदेशा जाहिर किया कि डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। मगर आपके जो सदर साहब हैं, सदर अलवी साहब ने आज बयान दिया है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये जो एक तजाद नज़र आ रहा है, फिर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एक तरफ आप पंजाब असम्बली तहलील करने जा रहे हैं, साथ में आपके लोग वहाँ पे हल्फ ले रहे हैं। देखिए, तजाद नहीं है, सदर के ऑफिस की एक अपनी जो है वो डिमांड है और सदर को उसी तरह ही बिहेव करना चाहिए कि जिस तरह से वो कर रहे हैं। अगर सदर ही कह देगा कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो फिर रईस से कसर तो नहीं रह जाएगी, लेकिन जाहिर है कि जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपनी ओपिनियंस हैं और वो अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं। ये जो हलफ वाली बात है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इसके ऊपर आज बड़ी डिटेल बात भी हुई और इसमें एक्चुअली ये अप्रूवल वगैरह कुछ ज़्यादातर ये एक्चुअली गलतफहमी के चक्कर में हो गया। एक्चुअली चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं कोई डिपार्टमेंट देना चाहता हूँ ख्याल कास्तरों को, तो वो डिपार्टमेंट से मुराद उनकी वजारत थी, यहाँ पे था कि शायद कोई एडमिनिस्ट्रेटिव। बहरहाल एनीवे ये तो ऐसे बातें ही हैं, बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अ टेरिबल जेस्चर जो आज दिया गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब ने अपना कीमती वक्त प्रोग्राम मुकाबिल के लिए निकाला। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे अभी कुछ तशनगी बरकरार है मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर और उस प्रोसीडिंग को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हुई उसके ऊपर बात होगी, मगर इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। जिस तरह से मैंने बात की थी कि मरहूम अरशद शरीफ साहब के कत्ल को लेकर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग हुई कुछ तशनगी बरकरार है, उसको ख़त्म करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ये माहिर कानून है, अरशद शरीफ साहब के बड़े दरीना दोस्त भी रहे अबूजर सलमान नियाजी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अबूजर साहब प्रोग्राम मुकाबिल में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं देख रही थी कि जो प्रोसीडिंग हुई, जो रिमार्क्स आए मुअज़्ज़ज़ अदलिया के, उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा गया कि फायरिंग करने वालों ने पाकिस्तानी टीम को क्या बताया। हम तो इन सवालों के जवाबात लेने के लिए कोर्ट के अंदर गए हैं, अगर इन सवालों के जवाब हमें नहीं मिलेंगे तो फिर जवाब कौन देगा? देखें, बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी फरमाया ये नामुकम्मल रिपोर्ट है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको एक और देता हूँ। बड़ी लंबी रिपोर्ट थी, मैंने पूरा दिन लगाया उसको आज पढ़ने में। देखें, उसमें एक लिखा हुआ है 16 FIRs थी अरशद शरीफ साहब के खिलाफ जो दर्ज हुई थी पाकिस्तान में पूरे। उसमें से सिर्फ 2 के जो कंप्लेनेंट थे उनको इंटरव्यू किया गया, बाकी जो 14 थे वो कहाँ गए ये अभी किसी को नहीं पता। और उसमें भी जो इंटरव्यू किए गए वो वही लोग थे जो सरकारी लोग थे। SHO को इंटरव्यू किया, वो उसने जो बताया अभी आमिर साहब को अभी मैं देख प्रोग्राम में ऑलरेडी अपने बता चुके हैं कि इदारे के लोग थे जिन्होंने SP के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था उसको कि FIR आप रजिस्टर कर लें। हालांकि SHO ने कहा था कि इसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है सेडिशन की और म्यूटनी की FIR करने के लिए 124A की और 131 की, तो उन्होंने कहा था वो अप्रूवल आ जाएगा, आप FIR रजिस्टर करें। सो देखें, इस वजह से ना तो मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें 16 के 16 कंप्लेनेंट्स को उनका बैकग्राउंड, उनका कॉल रिकॉर्ड, सारा कुछ चेक करने की ज़रूरत थी। तो इस वजह से इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं इस रिपोर्ट में रह गई हैं और मेरी अपनी रीडिंग भी ये है। इस वजह से मेरे ख्याल से कोर्ट को भी ये सुप्रीम कोर्ट को कि ये नामुकम्मल रिपोर्ट है, तो उन्होंने इसको कहा कि इसको हम हिस्सा बना लेते हैं और इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और हम जो JIT बनाएंगे वो इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स उसमें शामिल होंगे। लेकिन अब मुझे इसकी ये समझ नहीं आ रही
ऑफिसर्स तो देखें हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम होंगे, तो मुझे इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुनासिब होता इसमें अगर इंडिपेंडेंट कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज का बन जाता और वो फिर ऑर्डर्स पास करके उसको सुपरवाइज करके पूरे कमीशन को वो इन्वेस्टिगेट करवाता, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है उनसे इन्वेस्टिगेट अपने जो अकल है, अपनी फहम है, उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए था। जी अबूज़र, उसमें मेरा ये इम्प्रेशन था कि ये जो कमीशन बनेगा अभी भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच की उसके ऊपर सुपरविजन रहेगी। मेरा ये सवाल है कि ये जब नाम आ जाएंगे तो क्या अभी चांस है कि अदालत ये कहे कि जनाब ये नाम जो है मुनासिब नहीं है, या उसको जज करेगी, या एज़ इट इज़ जो है कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वो करे, क्योंकि गवर्नमेंट पे तो हमें एतबार नहीं है। दूसरा, इसमें हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कम्युनिटी की कि हमारे नुमाइंदे भी जर्नलिस्ट भी हों, और फिर उनका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अरशद शरीफ का ख़ानदान, उनकी वालदा, उनका भी कोई नुमाइंदा हो कि वो इसके ऊपर अपना उनका इत्मीनान हो। जी देखिए, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं आमिर साहब। देखिए, इसमें तो बड़ा आसान सा तरीका है। जो सू मोटो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, इसके अंदर आप एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो 1980 के हैं, आप इम्प्लीडमेंट की दरख्वास्त दे सकते हैं, इसमें पार्टी बन सकते हैं, उनकी फैमिली भी इसमें दरख्वास्त दे सकती है, और उसके अलावा आप एज ए जर्नलिस्ट भी इसमें, क्योंकि देखें आपका राइट भी इन अ वे इसमें इफेक्ट होता है, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, या एज ए जर्नलिस्ट बॉडी कोई जिसके आप मेंबर हो, आप लोग खुद भी इसमें पार्टी बन सकते हैं, प्लीडमेंट की दरख्वास्त दे सकते हैं। सो दिस इज नॉट एन इशू। इसमें एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी और उसमें आपको कोर्ट, उनको लगेगा डिस्क्रेशन है उनकी, तो वो आपको पार्टी बना देंगे, ऐड कर देंगे पार्टी एज ए पार्टी। और आपका दूसरा जो सवाल था वो आमिर साहब क्या था, कि आप उसको जरा रिपीट कर सकते हैं? सॉरी, दूसरा सवाल जो था इससे पहले जो आपने किया था। मैं ये कह रहा था कि ये नाम जो है हमारा, जिस तरह आपने भी कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि अदालत खुद अपनी मर्ज़ी की एक कमेटी बनाएगी जिसके ऊपर उनका एतबार हो, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट जो बनाएगी तो हमें गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है। दूसरा, वो इतने गवर्नमेंट के अफसरान हैं, बहरहाल ये बड़ा डेयरिंग क्वेश्चन है कि ये, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बड़ी खामियां हैं इस रिपोर्ट में, मगर फिर भी इसके अंदर बड़ी डेयरिंग कुछ बातें लिखी। और मेरी इतला ये है कि ये अतर वहीद साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर भी है, शायद इनको इस ओहदे से हटा भी दिया जाए। तो ये अगर नाम आते हैं तो क्या इस बात का इम्कान है कि अदालत ये कहे कि ये नाम तसल्ली बख्श नहीं है, उसको तब्दील करें, या गवर्नमेंट के जो नाम आएंगे उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अदालत के पास पूरी पावर है, उनकी डिस्क्रेशन है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो नाम जो है, जो वो बनाते हैं, उसको जो मेंबर बनाते हैं उसको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और फिर वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसको इसमें शामिल किए जाए। अगर आपको याद हो कि पनामा केस का जो GIT बनी थी, उसमें कोर्ट ने खुद नाम दिए थे कि इन लोगों को आप शामिल कर लें, तो अदालत खुद भी नाम सजेस्ट कर सकती है और कह सकती है। और साथ जो गवर्नमेंट ने अगर कोई नाम दिया और उसमें अगर किसी को कुछ सवाल हो, उस पर किसी को शुबा हो उस नाम के ऊपर, तो वो नाम भी अदालत उसको रिजेक्ट कर सकती है और कह सकती है इसको चेंज करें। लेकिन सवाल फिर वही है आमिर साहब, देखें नाम जो भी हो, जितना अच्छा भी हो, उसने काम तो वो मुलाजिम तो हुकूमत पाकिस्तान का ही होगा। तो इस वजह से बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक मशवरा दिया, पहले भी हुआ है इम्प्लीमेंटेशन बेंच या सुपरवाइजरी बेंच जिसको कहते हैं हम, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज, अगर उसको हम कोर्ट, जिस तरह कराची लॉ एंड ऑर्डर केस में था, पनामा केस में था, अगर एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज उसको सुपरवाइज कर ले, तो मेरे ख्याल से जो इंडिपेंडेंस, जो इम्पार्शियलिटी, जो फेयरनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक GIT से, तो वो फिर मेरे ख्याल से वो हमें नजर आएगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज उसको सुपरवाइज कर रहा होगा। तो बड़ी अच्छी सजेशन है आपकी ये, मेरे ख्याल से मेरे भी माइंड में नहीं आई, लेकिन आपने बहुत अच्छी सजेशन दे दी इस प्रोग्राम के तवसत से। अगर कोई देख रहा है मेरे ख्याल से, तो ये जरूर करना चाहिए, और ये एक अच्छी सजेशन है, और इसमें सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज इसको सुपरवाइज जरूर करे अगर GIT भी बनती है, कमीशन नहीं बनाते है तो। एक आज चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये क्योंकि क्रिमिनल केस है तो हम इसलिए इसके नाम नहीं दे रहे हैं, और गवर्नमेंट को कहा कि आप जुडिशल कमीशन के नाम दें। वैसे तो समझ आती है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है तो ट्रायल कोर्ट के लिए नीचे जाते हैं या GIT को कहते हैं, मगर नाम तो क्रिमिनल हो चाहे दीवानी हो, दिया जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब, दिया जा सकता है। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। माजी करीब में ही सलीम शहजाद साहब की जो कत्ल हुआ था, उस पे भी ही एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ही कमीशन के सुपरवाइज उन्होंने किया था, उसके चेयरमैन थे, और उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था। वो भी एक क्रिमिनल केस था। तो कमीशन का देखें, जब सुप्रीम कोर्ट का या किसी जो कमीशन बनता है, उसका काम सजा और जजा देना नहीं होता। उसका काम होता है टू डिटरमिन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिहाइंड द मिस्टीरियस असैसिनेशन, जो भी होती है उसके। तो उसका काम किसी को सजा देना नहीं है। वो जब कमीशन की रिपोर्ट आएगी, दैट कैन लेटर बिकम पार्ट ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होंगी। जब FIR रजिस्टर होती है, उसमें जब गवाही होगी, एविडेंस आएगी, तो वो उसका हिस्सा बन जाती है। तो इस वजह से कमीशन बनना, इसमें कोई रुकावट नहीं कमीशन बनने में कि जो भी फौजदारी का मुकदमा चलना है या कोई क्रिमिनल केस चलना है। ये मेरी समझ में बात नहीं है, क्योंकि माजी में इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं, नज़ीरें मौजूद हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया है कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट होने के बाद, जिसका मुफाद आमा से लेना देना था। और आमिर साहब, इसमें अगर मुझे एक चीज सवाल करना चाहूंगी अबूजर साहब से। अबूजर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जितना ये हाई प्रोफाइल केस है, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार इतना बढ़ाया जाना चाहिए या बढ़ेगा कि जिन जिन लोगों को मरहूम अरशद शरीफ साहब ने अपने बारे में ख़त लिखा कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उन्हें बचाया जाना चाहिए, उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त में तलब कर सकती है कि जब खत आपके पास आया था तो किस किस्म की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? देखें, ये तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लेटर लिखा था, तो प्रेसिडेंट को भी लिखा था, किसी ने कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से इसमें तो वो फिर वही बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से देर कर दी। असैसिनेशन के 43 डेज बाद जो सू मोटो लिया है, मेरे ख्याल से ये अगले दिन ही ले लेना चाहिए था। और इनफैक्ट जब अरशद शरीफ साहब ने लेटर लिखा था कि मुझे थ्रेट है, उसको ले लेना चाहिए। तो इस काफी मसला की बात है। जी अबूजर, ये अब हम जानना चाह रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट। ये अदालत ने कह दिया कमीशन बने, तो ये कमीशन जब बन जाएगा, फिर 2-3 सवाल हैं। एक ये कि ये क्या इसकी प्रोसीडिंग्स इन कैमरा होंगी? दूसरा ये है कि इनका इख्तियार, टर्म्स एंड कंडीशंस वो तय करेगी, अदालत बताएगी कि इसने टाइम फ्रेम कितना होगा और कितने अरसे में ये रिपोर्ट देनी है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अभी साथ में आएंगी। जी देखें, या तो अदालत ये मुकन्ना पे एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देगी, वो TORs वो खुद बनाए, और जो उसमें टाइम लिमिट है वो भी मतीन साहब वो डिटरमिन करे, या फिर ये अदालत का अपनी स्वाबदीद है, वो खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इतने दिन में आपने इसको ख़त्म करना है और ये इसके TORs होंगे। ये तो अदालत पर डिपेंड करता है। दोनों रस्ते खुले हैं, दोनों रस्तों पर जाया जा सकता है। आमिर साहब, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। देखें, ये दूसरी दफ़ा हो रहा है कि जो जेन्युइन कंप्लेनेंट है उसको टेक्निकली नॉकआउट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की इवन इंटरफेरेंस के बाद भी। पहले खान साहब के केस में हुआ, अब अरशद शरीफ साहब के केस में हुआ। जो बंदा अग्रीव्ड है जेन्युइनली, उसको आप सुन नहीं रहे, उसकी दरख्वास्त नहीं ले रहे, और खुद पुलिस मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर देती है। ये दूसरी दफा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी। मेरे ख्याल से इस चीज में भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। उनके पास आर्टिकल 187 के अंदर पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो ये जो प्रैक्टिस पुलिस ने अपना ली है पिछले 1-2 महीने से कि खुद ही कंप्लेनेंट बन जाए, ऐसे केस को ट्रीट करें जिसमें जो अग्रीव्ड पर्सन है वो शायद लावारिस है, उसका कोई वारिस ही नहीं है, और खुद ही कंप्लेनेंट बन जाए एक खास वर्जन FIR में प्रेजेंट करने के लिए। जो वर्जन जो उसके अग्रीव्ड जो लोग अफेक्टेड हैं वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसको इग्नोर करके अपना आप वर्जन दे दें। ठीक है, कल को वो 161 की स्टेटमेंट में उनकी वालदा यही बयान लिखवा सकती है, लेकिन जो उनका हक था 154 CRPC के तहत कि वो FIR रजिस्टर कराएं, अपनी मर्जी की FIR कराएं, वो उनसे आपने छीन लिया है। और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पे साइलेंट नहीं बैठना चाहिए। एटलीस्ट कोई ऑर्डर पास करें कि ये आइंदा ये हरकत ना हो, क्योंकि ये अब रुकनी नहीं है बात। ये पुलिस की प्रैक्टिस बन गई तो फिर कोई बंदा अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज नहीं करा सकेगा जो जेन्युइनली अग्रीव्ड होगा या जेन्युइन कंप्लेनेंट होगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी क्योंकि ये हो गया और अदालत ने, हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बात को सर्जनिश करेंगे, वो पूछेंगे कि किसके कहने पे जो पुलिस ने अपनी मदय्यत में ये केस करवाया, वो नहीं उन्होंने पूछा।
अब वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी आज अदालत ने ये कहा है कि उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, ये गालबन 164 के तहत ही होगा, तो क्या एज इट इज़ जो उनकी एप्लीकेशन में जो उन्होंने नाम दिए हुए हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए हैं या बनेंगे? देखिए, वो जो पुलिस को देंगे, अभी अगर वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में, सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया उसके रिकॉर्ड का, तो ऑलरेडी हिस्सा बन चुके होंगे। लेकिन जब वो पुलिस को देखें, 2 स्टेटमेंट्स होती हैं आमिर साहब, एक 161 की होती है जो पुलिस को देते हैं आप, उसमें भी यही बयान वो लिखवाएंगी, और फिर वो कल को जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान लिखवाया जाता है वो 164 का होता है, फिर उसमें भी वो यही लिखवाएंगी, तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। फिर कल को जो उसमें उन्होंने उसमें लिखा है कि ये लोग शामिल हैं, वो फिर एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश करना होगा, ये मुहरकात हैं, ये गवाही है, ये एविडेंस है जिसकी वजह से इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये लोग इस मिस्टीरियस असैसिनेशन जो है, जो मर्डर है अरशद शरीफ साहब का, उसमें शामिल है। तो वो तो फिर एविडेंस की बात आ जाएगी, लेकिन उसका रिकॉर्ड का हिस्सा वो बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता अगर वो स्टेटमेंट में लिख के दे देती हैं अपनी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अबूजर सलमान नियाजी साहब हमारे साथ माहिर कानून मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। आमिर साहब, जो मैं बातें सुन रही थी अबूजर साहब की, उसमें एक और भी चीज़ है, मैं ये कहना नहीं चाहती, एग्रेसिव का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है अब इस केस को लेकर। इरफान बहादुर हो गया, अतीकुर रहमान, ये जो नाम आए हैं, अमूमन पुलिस के बारे में तासुर होता है, पेटीबंद भाइयों को वो बचा रहे होते हैं, इनको भी बुलाया जाना चाहिए या फिर इनको क्लीन चिट किसी तौर मिल जाएगी? नहीं, आई एम श्योर वो उम्मीद तो सारी है, उम्मीद तो सारी उम्मीदें ही है ना। सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद है कि इसको सुपरवाइज करेंगे, और उनके आने से एक फ़र्क तो पड़ा है कि ये जो उनकी एप्लीकेशन है उनकी वालदा की, ये जिस तरह उन्होंने बताया कि अदालत का हिस्सा बन गया, ये भी शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हुआ है, पहली दफ़ा ही हो रहा है कि इस तरह के नाम और इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं। वरना ये चॉइस नहीं रहेगी, जो पुलिस के ऊपर ये प्रेशर था कि जनाब इन नामों को आप जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। इमरान खान के केस में FIR दर्ज नहीं हो रही थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा तो बना दिया है, सो अब इसको हटाया तो नहीं जा सकता। मगर ये बिल्कुल, ये अब उम्मीदें हैं हमारी कि ये इन लोगों को भी बुलाया जाएगा, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो बाकी 14 मुद्दई हैं, मेरा ख्याल है एक मुद्दई के बुलाने से ये काफ़ी केस क्लियर हो जाता है। जब 14 लोगों को मज़ीद बुलाया जाएगा, अदालत ये कहेगी, और आई एम श्योर कि वो भी कहेंगे, जो भी कमीशन होगा, कि वो लेके आएँ। और IGs की ड्यूटी, बाय द वे, वैसे पहले भी FIA के रिपोर्ट के अंदर उन्होंने IG सूबों की, सिंध के और KP के, उनको हिदायत की थी कि SHO और मुद्दई हजरात को पेश किया जाए, वो पेश नहीं हुए। ठीक है, उसका जिक्र नहीं है, बस उम्मीद है हमें। ठीक है, मैं ब्रेक पर जा रही हूँ, मगर वन लाइनर आपका जवाब चाहिए। ये भी तासुर आ रहा है कि शायद रिपोर्ट लिखने वाले का जो नाम सामने आ रहा है, रिपोर्ट उनकी नहीं लिखी हुई, इंग्लिश किसी और की है, वो ऐसी इंग्लिश नहीं तरतीब देते। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब का ख्याल है, तो वो आपको काम में जो है ना वो दे रहे हैं। मेरी इतला ये है कि ये अतर वहीद साहब ने, उनके ऊपर क्योंकि इल्ज़ामात लग गए थे कि उनका एक ताल्लुक, उन्होंने पेटी उतार दी थी नवाज शरीफ साहब के लिए, तो इसलिए ऑब्जेक्शन की गई थी कि इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मगर उसमें बड़ी नामुकम्मल रिपोर्ट है, कई इसके अंदर गलत चीज़ें भी हैं जिस पर हमें भी एतराज़ है, पर ये बड़ी डेयरिंग रिपोर्ट है, और मेरी इतला ये है कि शायद इनको यहाँ से तब्दील कर दिया जाए। ठीक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इत्तलात की बात आमिर साहब कर रहे हैं, इसहाक डार साहब से मुतालिक क्या इनके पास अंदर की इत्तलात हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। अभी से कुछ देर पहले जब सदर आरिफ अलवी साहब की डॉक्टर साहब की मुलाकात के बारे में बात हो रही थी, तो अब ये बात नहीं आप करेंगे कि नैब एक रिवर्स एक्शन के अंदर नजर आ गया डॉक्टर साहब को लेके? हमें नहीं, अब नहीं नजर आ रहा। ये नजर आ रहा है कि नून लीग का और PDM का समझ आ रही थी कि इन्होंने जो अपने गले में ये तोक डाला है, इतनी महंगाई, इतने मुश्किल हालात में, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी भी नीचे जाइए, ये यूं ऊपर जा रहे थे। और इमरान साहब की बहुत ज़्यादा, इमरान खान की उसके ऊपर तनकीद थी, मगर जिस दिन से ये आए हैं और ये नज़र आ रहा था जानते बूझते किया, और उसमें यही रीज़न समझ आ रही थी कि इनके 2-4 गोल हैं जिस पे कॉन्स्टेंटली काम हो रहा था। एक था कि जो बाहर मफरूर लीडरान है उनकी वापसी जो है, इसहाक डार साहब पहले आ चुके हैं, अब इतला है कि उनकी भी टिकट उन्होंने बुक करा ली है सलमान शहबाज साहब ने, और उनको पहले ही पता है कि अदालत से क्या जमानत हो जाएगी, क्या मिलेगा। और वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, याद रहे कि लाहौर नहीं जा रहे, वो यहाँ पे आ रहे हैं।
और उसके बाद ये भी सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के भी केसेस की 90% केसेस तो उन्होंने रिमूव करवा लिए हैं। नैब में मेरा ख्याल था कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं, ये पिछले जो नैब चीफ हैं जावेद इकबाल साहब, उनसे थोड़े से बेहतर होंगे, बहरहाल एक प्रोफेशनल रहे हुए हैं, पर उन्होंने भी ये तमाम, आपने सही अभी पॉइंट आउट किया था, सलातीन इकट्ठे हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो है सुल्तान सिकंदर राजा, आफ्ताब सुल्तान जो है, और वो सलातीन जो है कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, टोटली एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और बिल्कुल भी वरना है कि आप सरकारी उम्र सारी को थोड़ा सा कायदा वायदा रख के आप ठीक है उसमें से गुंजाइश निकालते हैं कि आपकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई है और राजा रियाज साहब के रिकमेंडेशन पे हुई है, उनके अप्रूवल से हुई भी है और अनयूजुअल, मगर फिर भी आपकी अपनी भी एक रेपुटेशन एट स्टेक होती है कि आप अभी वो कोई वो नहीं है। 90% लोग तो ऑलरेडी वो नैब के अंदर तरमीम के बाद से वो उनको निकाल दिया गया, अदालतों के पास कोई चॉइस नहीं रही है। उसी उसमें आप जो है नवाज शरीफ साहब को रिमूव करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है जब तक उनकी वो ज़मानत हो नहीं जाती, केस ख़त्म नहीं होता वो, क्योंकि एक दिन से भी मेरा नहीं ख्याल है जेल में रहना चाहेंगे। और उनका केस जो है इसाक डार से और सलमान शहबाज से ज़रा मुख्तलिफ है। सलमान शहबाज पे मनी लॉन्ड्रिंग का 25 साल का 25 अरब रुपए की का केस था और वो बड़ा उस वक्त कहा जा रहा था कि जी ये ओपन एंड शट केसेस हैं। इवन शहबाज शरीफ साहब पे जो प्राइम मिनिस्टर पे और उनके बेटे पे था वो भी बताया जा रहा था कि जनाब ये दैबिया 2 है, ओपन एंड शट केसेस हैं। पर वन आफ्टर अनदर उन्होंने अपने गोल में तकमील कर ली है कि लोग बाहर भी हो रहे हैं। और अब ये जो है तीसरा गोल ये था असासे वापस लेने का। हाँ। तो वो असासे भी वापस हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं रोज़ जो है नैब आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि पता नहीं है ना ये असम्बलियाँ तहलील होने के बाद अभी गो के उसके अंदर नज़र आ रहा है कि शायद तखीर होती जा रही है। परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो डबल एक्शन कर रहे हैं, वो अच्छा। बिल्कुल वो दरमियान में अब इनके पास चॉइस कोई नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके तो फेवर्स ही मिलती हैं आमिर साहब, कभी तो फेवर्स वो उसके अंदर किसी को परवाह नहीं है। उनको पता है एक दफ़ा केस ख़त्म हो गए तो बस ख़त्म हो गए। मगर अभी एक तलवार लटक रही है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नैब के अंदर तरामीम की हैं उसके ऊपर एक फ़ैसला देना है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि ये तरमीम जो की गई हैं जिन उन्हीं लोगों ने कानून में तब्दीली की है जो उसके बेनिफिशरी हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट इतना इग्नोर नहीं कर सकता कि वही लोग बना रहे हैं कानून और वही लोग उसके बेनिफिशरी हैं। तो ये आगे भी टेकअप किया। अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना कुछ इस तरामीम को उड़ा देती है तो ये सारे केसेस जो हैं जितने भी ये लोग विक्ट्री के साइन बना रहे हैं ये दोबारा इनके केस खुल जाएंगे। और ये कभी है जो कि देखना ये है कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है क्योंकि उसके अंदर भी ताख़ीर होगी, ये फैसला आ जाना चाहिए, या नवाज शरीफ की भी ज़मानत पहले होती है और बाद में अगर ये फैसला आएगा तो फिर वो फंस ठीक है। अभी आमिर साहब एक ये भी बात चल रही है कि मैं ग्रुप नहीं कहूंगी, शहबाज फैमिली इन एक्शन नजर आ रही शहबाज शरीफ साहब की। मरियम साहबा उधर उड़ान भर गई हैं, सलमान शहबाज यहाँ आ रहे, हमजा शहबाज ऑलरेडी यहाँ पर है। आपको लगता है कि ये फैमिली टेक ओवर करने जा रही है? नवाज शरीफ साहब और उनके फैमिली तो कंप्लीट मुल्क से बाहर है। नहीं, मरियम बीबी की तो वो किसी वक्त भी आ सकती थी, उनके पास अब उनके ऊपर कोई इस तरीके से कोई गिरफ्तारी का तो वो अमल नहीं है। मगर वो एक तो प्रेफर कर रही हैं, वो बाहर रह रही हैं, दूसरा वो टोटली खामोश हैं। तो वो लगता है कहीं ना कहीं किस लेवल पे कोई अंडरस्टैंडिंग है कि वो ट्वीट्स भी जो करती थी, आखिरी ट्वीट बड़ी कम ट्वीट करती हैं और खामोशी है। और ये एक तो समझ आती है कि इस वक्त जो है क्योंकि नून लीग जो है उनकी बड़ी प्रो एस्टेब्लिशमेंट हुई हुई है और वो इंतज़ार कर रही है कि किसी मौके पे उनकी पॉलिटिक्स जो चमकी थी वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चमकी थी। तो इस वक्त वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ हैं, तो वो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब वो अपनी टाइप ऑफ अपने ब्रांड की पॉलिटिक्स कर सकें। तो ज़ाहिर है इस वक्त तो नज़र आता है कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इस वक्त उनका पहले से ज़्यादा रोल है और उनके बेटे वापस आ रहे हैं, उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। तो मगर मेरा ख्याल उनके भी डिग्री का फ़र्क है, पर नवाज शरीफ साहब का होल्ड ऑन पार्टी वो है और मेरा ख्याल रहेगा। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी सियासत को लेके। अब कुछ बात कर लेते हैं उस खौफ की आमिर साहब, जिसके जेर असर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मैं कहूँगी बल्कि शायद पूरे मुल्क की आवाम उस खौफ के तले आ चुकी है। जो दहशतगर्दों की तरफ से हमें वाक़यात देखने को सुनने को मिल रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो बड़ी लर्ज़ाखेज़ हैं।
जी बहुत ही खौफनाक है, बल्कि आप अगर वो इसकी तफसील बता दें फिगर्स की, कि अभी जो है लेटेस्ट ये है कि बन्नू के अंदर जो हैं 2 वाक़यात हो चुके हुए हैं। एक एहलकार को वो ना सिर्फ के कत्ल किया गया उसके बेटे को और उसको, बल्कि उसको जो है सर कलम कर दिया गया। वो हम तस्वीर नहीं दिखा सकते कि वो इतनी खौफनाक तस्वीर है। पर उसके अलावा जो है ये बन्नू में भी ये वाक़यात हो रहे हैं, फिर डेरा इस्माइल खान में वाक़यात हैं, उसकी अगर आप तफसील बता दें, और वज़ीरिस्तान में ये हुआ, टोटल कितने हुए हैं वो फिगर? बिल्कुल, मैं वही बताने जा रही हूँ आमिर साहब। एक तो ये कह रहे हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर से 2006 वाली सूरत हाल पैदा हो रही है। वज़ीरिस्तान की आपने बात की, 1 महीने के दौरान टारगेट किलिंग के 46 वाक़यात अभी तक सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे और वाक़यात हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। 10 महीने में 88 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और जो पोलियो वर्कर्स हैं, जो हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है, पोलियो वर्कर्स ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो गैर महफूज, और कहा जा रहा है कि शायद जो दहशतगर्द हैं उनका हदफ भी यही लोग हैं। और नौशहरा में गुज़श्ता रोज़ जो अभी कल दिन गुजरा, उसमें 3 पुलिस एहलकार निशाना बनाए गए। और अभी जो आपने एक वाक़या बताया, ये बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है। सर तन से जुदा कर दिया, लाशों की बेहुरमती हो रही है, मगर हमें कहीं पर भी सूबाई हुकूमत उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही जिस तरह से होना चाहिए। उसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि बहुत तवातर से हो रहे हैं और उसका स्केल बढ़ गया है। ये 10 माह में 88 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं, 100 से ज़्यादा जख्मी है, बहुत ज़्यादा है। अब 2 किस्म के वहाँ पे ये वाक़यात हो रहे हैं। एक तो दहशत गर्दी है, TTP ने अपना जो हमले हैं वो तेज़ कर दिए हैं, तवातर से हो रहे हैं, और उसके बेईमाना जो है बहुत हो रहे हैं, और उसकी इस तरह की बिहेडिंग टाइप कर रहे हैं। दूसरा, पोलियो वर्कर्स के ऊपर ये एक मुहिम चली हुई है, ये फैलती ही जा रही है, कंट्रोल ही नहीं आ रही। और उन्होंने कई दफ़ा तो वो बेचारे अब बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और सलाम पेश करते हैं हम पोलियो के वर्कर्स को और उन पुलिस एहलकारों को जिन्होंने इनकी हिफाजत करते हुए अपनी जान दी। मगर उनको टारगेट किलिंग उनकी जारी है, और वो एक बिल्कुल दूसरा है। मगर ये इस वक्त मुल्क के जो वैसे इक्तिसादी हालात हैं, सिक्योरिटी हालात हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये एक तगदो चल रही है, लड़ाई मार कुटाई सियासी तौर पे चल रही है, ये इग्नोर हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। इसका एरिया भी बढ़ता जा रहा है। ये स्वात से शुरू होकर अब ये पूरे साउथ में चला गया है। डेरा इस्माइल खान, बन्नू, ये सारा इलाका दरमियान में एक्सपाटा जो है उन सब में भी आ चुकी है। एक तो एरिया की एक्सपेंशन होती जा रही है, दूसरा इसका स्केल बढ़ता जा रहा है। ये आए रोज जो है, इनमें से काफ़ी इस तरह के वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे। मुझे अच्छी तरह से आमिर साहब याद है, बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी ये स्टेटमेंट थी जब तालिबान को लोगों ने देखा असले के साथ कि जी हमारे ये इलाकों में क्या कर रहे हैं, हुकूमत जवाब दे, KPK की गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा था कि ये अपने अहल खाना की इयादत के लिए आए हैं, तशद्दुद या शिद्दत पसंदी के लिहाज से नहीं। तो आज वो चीज़ें हमारे सामने बड़ी ओपनली आ रही हैं। ये बैरिस्टर सैफ साहब जो है, ही इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक तो ना उनको गवर्नमेंट ओन करती है, वो कहते हैं कि जनाब तर्जमान है, नहीं है, बात करते रहें, और ना ही उसको कोई और तर्जमान मानता है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच आमिर साहब। देखने वालों को शुक्रिया, खुदा हाफिज।